इंडिया pulls out of trade talks with US-led Indo-Pacific Group। नाउ ये जो डेवलपमेंट है ऑब्वियस सी बात है यूएस में बहुत डिस्कस की जा रही है। यूएस में जियोपॉलिटिकल थिंकर्स ये कह रहे हैं कि देखिए इंडिया को हम एक रिलायबल पार्टनर कैसे मान सकते हैं, इन्होंने रशिया के इशू को लेकर हमारा साथ नहीं दिया। अब यहाँ पे ये इंडो पैसिफिक के जो ग्रुप्स हैं उनकी बातचीत से भी ये पुल आउट कर रहे हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये जो टाइमिंग है इंडिया के निर्णय की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में प्रोटेस्ट किया है यूएसए को कि आप लोग पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट का जो पैकेज है ये अप्रूव क्यों कर रहे हो। कई सालों से तुमने पाकिस्तान के F-16 में कोई हेल्प नहीं करी, अचानक से उनकी हेल्प क्यों की जा रही है। तो डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंडिया यूएस के रिलेशंस टूट गए, जो भी मेहनत करी थी सब बर्बाद हो गई, नहीं, मगर अभी के लिए कई इश्यूज खड़े हो गए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। मैं मानता हूं कि दोनों कंट्रीज के लीडर्स में इतनी मैच्योरिटी है कि इन इश्यूज के बियॉन्ड जाकर इंडिया यूएस की पार्टनरशिप को कर सकते हैं कंटिन्यू। मगर अभी के लिए ये प्रॉब्लम्स जेन्युइनली मैं कहूंगा एक चैलेंज बन के खड़ी होगी इंडो पैसिफिक ग्रुप के सामने। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के ये ग्रुप कौन सा था, इंडिया ने यहाँ पर बातचीत से पुल आउट क्यों किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेटेस्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 100, 160, 129 या फिर 132। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस ग्रुप से इंडिया ने खुद को कुछ समय के लिए पुल आउट किया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं IPEF के बारे में। IPEF में आपको मिलेंगे टोटल 14 कंट्रीज। और अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, इंडिया ने कुछ महीने पहले RCEP से भी पुल आउट कर लिया था। RCEP की फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसको चाइना ने प्रमोट किया था, वहां पे यूएस था नहीं, इंडिया ने उससे भी खुद को पुल आउट कर दिया था। तो हाँ बिल्कुल, देखिए IPEF और RCEP में डिफरेंस यही है कि वहां पे आपको चाइना, म्यांमार, कंबोडिया, लाओ मिलेंगे। उसके अलावा IPEF में USA, इंडिया और फिजी हैं। तो ये डिफरेंस है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना। उसके अलावा IPEF की फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये ग्रुप कुछ ही महीनों पहले यूएसए ने बनाया था जापान में, जब जापान में क्वाड कंट्रीज का समिट हुआ था। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नॉस्ट्राडामस हूँ, मगर डेफिनेटली आप अगर जियो पॉलिटिक्स को प्रॉपरली फॉलो करोगे, कंट्री के पैटर्न्स को स्टडी करोगे, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप इन द फ्यूचर सक्सेसफुल होगा, कौन सा ग्रुप फेल कर सकता है। और IPEF इवन दो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, आप अगर IPEF के 14 कंट्रीज की टोटल जीडीपी को कंबाइन कर दो ना, तो दुनिया भर में 40% जो जीडीपी है ये आपको IPEF कंट्रीज में ही मिलेगी। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। मगर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इंडिया ने ये ग्रुप ज्वाइन किया था इस उम्मीद से कि इस ग्रुप के जरिए ना हमको यूएस की मार्केट का ज्यादा एक्सेस मिलेगा, यूएस टैरिफ कम करेगा, हम अपने एक्सपोर्ट यूएस को बढ़ा पाएंगे। यूएस ने कहा कि नहीं, हम वो सब तो नहीं करने वाले यहाँ पर, मगर हम और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें, यूएसए का प्रभाव बढ़ेगा। अब वो चीजें कौन सी है? IPEF में यूएसए ने कहा कि हम 4 स्तंभों पर काम करेंगे। 4 पिलर्स होंगे IPEF के। पहला पिलर ट्रेड, दूसरा पिलर सप्लाई चेन, तीसरा पिलर क्लीन इकोनॉमी, चौथा पिलर फेयर इकोनॉमी। इंडिया ने कहा कि देखिए ये जो आपके 4 स्तंभ है ना, इनमें से 3 स्तंभों को तो हम सपोर्ट करते हैं, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, नो प्रॉब्लम। मगर जो ट्रेड वाला स्तंभ है ना, उसमें हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। हम यहाँ पर जो ट्रेड वाला पिलर है IPEF का, इससे पुल आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने से हमारा कुछ फायदा होगा नहीं। हम एक्चुअली देखना चाहते हैं कि बाकी जो 13 मेंबर कंट्रीज हैं जब इस पिलर के हिसाब से काम करेंगी तो इनका कितना फायदा होता है। परहैप्स उनको देखकर हम सीख पाए कि यहाँ पर इस पिलर का फायदा क्या है। तो इंडिया ने कम शब्दों में ये कह दिया कि हम देख पा रहे हैं कि ट्रेड पिलर में इंडिया को जो ये कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, US, ये इंडिया को कुछ दे नहीं रहे, उसके बदले में ना इंडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरमेंट की, कि जो इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा वो बहुत ज्यादा क्लीन कंडीशन में होना चाहिए, एनवायरमेंट को लॉस नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी इंडिया पे डाल देंगे यहाँ पर। ये सब इंडिया को इतना एक्सेप्टेबल है नहीं। फिर डिजिटल इकोनॉमी में ये लोग कह रहे हैं कि डेटा की फ्री मूवमेंट होगी, डेटा कहीं भी आप स्टोर कर सकते हो। इंडिया का सिद्धांत रहा है कि जो डिजिटल इकोनॉमी के अंदर डेटा स्टोर होगा वो इंडिया में स्टोर होगा। इसको हम काफी बार नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ के देख चुके हैं। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेड पिलर में। यहाँ पे आप देख पाओगे पिलर 1 ट्रेड, 2 पॉइंट्स डिजिटल इकोनॉमी और एनवायरमेंट। ये मेन यहाँ पर इश्यूज हैं जहां पे इंडिया ने कहा है कि हम कंफर्टेबल नहीं है और इस ग्रुप में हम ओपनली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अगेन मैं कहूंगा जियो पॉलिटिक्स में जो भी होता है ना, जो भी कंट्री के डिसीजन होते हैं, उसको आसपास के जो इवेंट्स हैं उससे कोरिलेट करने की कोशिश किया कीजिए। अब फॉर एग्जांपल आपको पता होगा इंडिया और चाइना ने आपस में समझौता कर लिया है कि सितंबर 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होगी, सितंबर 12 से जो डिसएंगेजमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे ये स्टार्ट हो जाएगी। इंडिया और चाइना के सोल्जर्स पीछे हटना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मैं कहूंगा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली इससे इंडिया पे जो बहुत सारा प्रेशर था चाइना के एग्रेशन का, ये भी कम होता है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया F-16 फाइटर जेट की जो कंट्रोवर्सी है वो भी रिसेंटली हुई। मैं आपको ये बात गारंटी देके कह सकता हूँ, मेरी समझ ये कह रही है, जयशंकर साहब, हमारा विदेश मंत्रालय, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि US सडनली $450 मिलियन का पैकेज अनाउंस कर देगा पाकिस्तान के लिए। मुझको भी नहीं थी।
अचानक से किया यूएस ने ये। इवन मैं देख रहा था वहां पर यूएसए में कई जर्नलिस्ट है वो भी कह रहे थे कि इस वक्त ये करने की क्या आवश्यकता थी। कौन सा पाकिस्तान को इमीडिएटली F-16 में हेल्प चाहिए, उस कंट्री में बाढ़ आ चुकी है, वो कंट्री 10 साल पीछे जा चुका है, आप बाढ़ में उनकी हेल्प करिए, आप मिलिट्री पैकेज क्यों अनाउंस कर रहे हो। तो क्लियरली इंडिया ने इस स्टेप से यूएसए को एक मैसेज सेंड कर दिया है कि हमारे खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इग्नोर करके कुछ स्टेप लोगे तो जो आपका इंडो पैसिफिक का सपना है इसमें से हम हवा निकाल देंगे, कुछ बचेगा नहीं। यहाँ पर गिनती के कुछ कंट्रीज यहाँ पे रह जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ यूएस अब पूरी कोशिश करेगा इंडिया से इस इशू पर बातचीत करने की, इंडिया को वापस IPEF में लाने की। हो सकता है कि एंथनी ब्लिंकन इंडिया को विजिट भी करे, क्योंकि बिना इंडिया के ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बिल्कुल बेकार है। इट हैज एब्सोल्युटली नो यूज। नाउ वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या है रिसेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, 132 है इंडिया की रैंक अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इट इज वेरी